हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। आज की वीडियो है प्लान बी के बारे में। मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था और आपके रिप्लाई देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको प्लान बी की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड प्लान बी, और सबसे ज़्यादा फिजिबल प्लान बी कौन सा है जो पढ़ाई के साथ आप कर सकते हैं, और आपको प्लान बी पर काम कैसे करना है, यानी कि अपनी मेन गोल के साथ साथ आप कैसे प्लान बी को साथ में रख सकते हैं। और मेरा प्लान बी क्या था, मैंने किस तरीके से उसको बनाए रखा और करंटली भी मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो आज हम इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। अच्छे से इस वीडियो को समझना। सबसे पहले मान लीजिए ये आप हैं मुझे ऐसी ड्राइंग आ रही थी तो मैंने आपको ऐसा बनाया है। 12th पास मान लीजिए कि आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में है तो CGL CPO CHSL की भी या बैंक की या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। बस एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं या CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिवाइडेड नहीं होना है। दोनों ही एग्ज़ाम सेम है, पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सिर्फ CHSL की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा। दोनों ही सेम है, आपको अलग से कुछ भी एफर्ट नहीं डालना है, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। मानिए कि आप ये हैं और आपको वहाँ तक पहुँचना है अपनी ड्रीम जॉब के लिए, और इतना सारा रास्ता आपको पार करना है। इन सब में सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपकी होती है, जो भी तैयारी करता है, कि यार पहले अटैम्प्ट में मुझे करना है। पहले अटैम्प्ट का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है आप सब पे कि आप बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहते हैं कि हमें पहले अटैम्प्ट में करना है, और कई कई बार आप इससे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। आप, मैंने देखा है, एक्सक्लूसिवली सर्च करते हैं पहले अटैम्प्ट में क्लियर हुआ तो कैसे हुआ, क्या स्ट्रेटजी रही। फिर आपकी दूसरी चीज़ हो जाती है कि विद इन अ ईयर हमें सिलेक्शन लेना है। तीसरा आ जाता है कि जो भी लेना है बेस्ट पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। ASO हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, कोई और जॉब हो, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको चाहिए। अब इन सब में आ जाता है व्हाट इफ़, क्या अगर। और ये बहुत से सर्कमस्टेंसेस हैं। आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपकी फैमिली इशू हो सकते हैं, हो सकता है आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर के काम करने हो, घर की तरफ से आपको स्ट्रेस आ रहा हो। फैमिली इशू बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं मिडिल क्लास फैमिली में। तो ये भी आपके गोल को अचीव करने में इसकी टाइमलाइन को डिटर्मिन करते हैं। लेट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। शादी का प्रेशर हो गया या जिम्मेवारियां हो गई, आपको इतना सब करना है। उसके बाद आता है आपकी प्रिपरेशन वाले इशू। हो सकता है आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है तैयारी करने के लिए, या आपने तैयारी की तो वो सफिशिएंट नहीं थी इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और इन सब के बाद आता है लक फैक्टर। अब लक फैक्टर भी है। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं यार लक वर्क कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क होता है। जी बिल्कुल, हार्ड वर्क होता है। और जो हार्ड वर्क करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता तो वहाँ लक आपका मायने रखता है। इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि डिलेज आ सकते हैं, आपकी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें चलें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन अनवांटेड डिले के लिए आपको प्लान बी की आवश्यकता होती है। मान लो आपको अपनी घर की जिम्मेवारियाँ निभानी है जल्दी से जल्दी, तो आप चाह रहे हैं कोई प्लान बी हो जिस पे मैं जल्दी से एक बार पैर घुसा लूँ अपनी जॉब में, उसके बाद मैं तैयारी करता रहूँ। सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, अरे कब से तैयारी कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें बहुत, पीयर प्रेशर, उसका हो गया, इसका हो गया, ये कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा चलती है और डीमोटिवेशन बहुत होता है। और इसके बाद आ जाता है एज का इशू, यानी कि अगर आप बिल्कुल ही एज पे बैठे हैं, सीजीएल में भी 30 ईयर्स तक ही आप कुछ पर्टिकुलर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 27 तक PA वाले के लिए कर सकते हैं। तो एज का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना एक प्लान भी होना ज़रूरी है कि अगर आपका ये ना हो तो आप पीछे गिरे तो कम से कम आपके पास ऐसी जॉब हो जो आपकी पढ़ाई के साथ जस्टिफिकेशन करे और आपके साथ जस्टिफिकेशन करे। अब बात करते हैं कि ये प्लान भी आपके लिए क्या करेगा। सबसे पहले बेसिक नीड, आपकी अर्निंग का सोर्स बनेगा, आपको पैसे कमाने में मदद मिलेगी, यानी कि आप अपने खर्चे खुद उठा पाएंगे। इससे बड़ी बात कौन सी है, आपको फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास जिम्मेवारियां हैं, घर की चीज़ें आपको टैकल करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ आपकी हेल्प हो जाएगी। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि देखिए आप किसी जॉब में लग गए हैं तो फिर एक जॉब में लगने के बाद तैयारी करना ना वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। एटलीस्ट यू आर सेटल्ड, एक बेस के तरीके से काम करता है। अब आप अपने मेन गोल पे आराम से ध्यान दे सकते हैं, आपके बहुत से प्रेशर कम हो जाते हैं, और जो आपकी ड्रीम जॉब है आप उसके लिए काम कर सकते हैं। जो आपका मेन गोल है आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। यानी कि
प्लान बी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन के बेसिस पे ही काम करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि मैं कोई इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, दैट इज़ डिफरेंट। अगर आपको करना है तो आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशन वाइज बात कर रही हूँ कि आप साथ में कौन सा करियर लेकर चल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलावा। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिठा कर रखना। मैं भी उसी तरीके से ओरिएंटेड थी कि मुझे पढ़ाई के हिसाब से ही चलना है और मुझे पढ़ना है। तो आज हम बात करें सबसे प्रैक्टिकल और सबसे फिजिबल प्लान बी की, जो प्लान बी मेरा भी था। मान लीजिए सबसे पहले कि आप 12 पास आउट हैं या कॉलेज में हैं, तो आप CHSL की, CGL की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप बैंक की तैयारी करने की सोचेंगे या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोचेंगे। तो जनरली क्या होता है, आजकल बच्चे अवेयर हैं तो शुरू से ही, शुरू के 2 साल में 1-1, 2-2 घंटा पढ़ना शुरू करते हैं। और थर्ड ईयर में क्या होता है, वीकेंड क्लासेस ले रहे हो या इवनिंग मॉर्निंग क्लासेस आप लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं कि जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो हम जल्दी से हमारा एग्ज़ाम दें और हमारा क्लियर हो जाए। अब एक बात और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, CHSL और CGL दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप हमेशा अपना सेट जो है टारगेट हाई गोल्स के लिए करें और अच्छे से पढ़ें। दोनों का सिलेबस सेम है, पैटर्न भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, कॉलेज के पास आउट हैं, अब आपके पास 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आती है ब्रांच ए, मैं डिवाइड कर रही हूँ, और ब्रांच बी। ए में वो सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, जिनका मेन तो पर्पज़ है CGL या बैंक या किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, लेकिन वो चाह रहे हैं जल्दी से हमें डिसेंट जॉब मिल जाए। दूसरी ब्रांच के बच्चे वो हैं जो एजुकेशन लेवल चाहते हैं कि अच्छा हम पढ़ें भी, साथ में हायर स्टडीज़ भी हो हमारी, और जो हमें प्लान बी में जो हमें जॉब मिले वो भी हायर एजुकेशन बेसिस पे ही हो। यानी कि आप CGL के साथ अगर दूसरी जॉब करना चाहते हैं तो वो जॉब ऐसी हो जो कि आपकी बहुत ही अच्छी एजुकेशन पे बेस्ड हो, लेकिन मेन गोल जो है आपका CGL या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच ए वाले एस्पिरेंट्स की, जो कि अपना मेन गोल CGL बैंक के रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो जल्दी से जल्दी जॉब चाहते हैं और एजुकेशन बेस पे ही जॉब चाहते हैं। तो मान लीजिए आप BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, जिस भी साल में आप हैं, आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ आती है B.Ed करने की। आप B.Ed में इनरोल कराएं, 2 साल की आपकी डिग्री होती है। इन 2 साल की डिग्री में पहला साल जब आपका कंप्लीट हो जाता है, उस पहले साल में ही आप CTET के लिए और TET एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब B.Ed में आप यहाँ तो ग्रेजुएशन के बाद इनरोल करवा सकते हैं, या फिर आप जब ग्रेजुएशन करें तो आप इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, जिसमें आपका 1 साल बच जाता है, यानी कि 4 साल में आपकी ग्रेजुएशन B.Ed दोनों चीज़ें हो जाएंगी। फर्स्ट ईयर के एंड में जब आप CTET और TET का एग्ज़ाम देंगे, लेवल 1 और लेवल 2 वाला, जो कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, तो इसमें क्या होता है, आप बहुत से जो टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो। टीचर की सैलरी 45,000 के आसपास रहती है अगर आप B.Ed करके लगते हो तो, और इजी होता है पढ़ाना भी और अपनी साथ में मेंटेन करना भी। प्राइमरली आप 8वीं तक ही पढ़ा रहे होते हो और आप अपने मेन गोल पर ध्यान दे सकते हो, यानी कि ग्रेजुएशन करने के 2 साल के अंदर ही आप अच्छी सरकारी नौकरी ले सकते हो टीचर की। और मैं तो चाहूँगी कि इस दौरान ही आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इसके बाद अगर आपको पीछे गिरना पड़े तो आप एक डिसेंट जॉब में होंगे। CTET TET करने के बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हो, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, दे सकते हो, एंड दे आर नॉट वेरी टफ, दे आर क्वाइट ईजी अगर आप B.Ed ध्यान से करो तो। KVS में, आर्मी स्कूल में, नवोदय विद्यालय में भी आप एग्ज़ाम, कई बार इनके एग्ज़ाम होते हैं, अदरवाइज़ ये इंटरव्यू बेसिस पे आपका ले लेते हैं, आपको इनरोल कर लेते हैं। अब यहाँ 8वीं तक आप पढ़ाएंगे तो आप पे वर्कलोड ज़्यादा नहीं होगा और आप अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट स्कूल्स भी रहते हैं जहां आप पढ़ा सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है, B.Ed किया है, तो आप अच्छे से वहां पे भी टीचिंग कर सकते हैं। 20 से 25 हज़ार नॉर्मली आपको सैलरी वहां पे मिल जाती है और टाइम भी आपके पास रहता है पढ़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन रहता है 12th के बाद ही आप डिप्लोमा करेंगे, ग्रेजुएशन के साथ भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का रहता है। यहाँ जो है आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं, यानी कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी कर रहे हैं, तो जैसे आप थर्ड ईयर में आएंगे आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और प्राइमरी टीचर की सैलरी भी 30 से 35 हज़ार होती है। आसान होता है बच्चों को पढ़ाना, प्रिपरेशन आप साथ में अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में आप B.Ed कर सकते हैं या D.Ed कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस आप वो कर सकते हैं। D.Ed मैंने नहीं किया है पर B.Ed मैंने किया हुआ है
और दूसरा आपकी बात अब करते हैं बीकॉम, बीएससी और बीए वाले बच्चों की जो मास्टर्स करना चाहते हैं, एमकॉम, एमएससी या एमए करना चाहते हैं। तो देखिए आप बिल्कुल करें। ग्रेजुएशन के बाद या तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी से करें, या फिर आप ओपन से भी कर सकते हैं, इग्नू से कर सकते हैं। ईयरली एग्ज़ाम होता है, ईयरली असाइनमेंट्स होते हैं और प्रिपरेशन आप साथ में अपनी कर सकते हैं एग्ज़ाम की। और जो वर्कलोड होता है वो भी उतना नहीं होता है। तो आपको साल के एंड में असाइनमेंट देने होते हैं, साल के एंड में आपके एग्ज़ाम होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको रेगुलर एडमिशन मिल रहा है तो आप वहाँ से भी करें। मिनिमम अपनी अटेंडेंस लगा कर रखें और ईयर एंड में आप पढ़ेंगे 10 ईयर वगैरह से तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास एक रास्ता खुला रहेगा। अब यहाँ क्या है, आप टेट दे सकते हैं लेवल 3, जो कि आपको लेक्चरर बनाएगा, यानी कि 11वीं 12वीं को आप पढ़ा सकते हैं। प्लस आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जब भी आप सेकेंड ईयर में आते हैं, जैसे मान लीजिए आप एमकॉम कर रहे हैं तो कॉमर्स से दे सकते हैं, किसी भी प्रकार के एमए कर रहे हैं, पोल साइंस से कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके बाद आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हैं तो लेवल 7 5400 ग्रेड पे में आप आ जाते हैं, जो कि आईएएस की सैलरी के बराबर होता है। बहुत से पर्क अलाउंसेस आपको मिलते हैं और आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हैं। सिमिलरली स्टेट यूनिवर्सिटी की बात है। अब देखिए यहाँ मैं आपको बार बार फिर से बोल रही हूँ, एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ मैं आपको कोई इंटर्नशिप की बात नहीं कर रही हूँ, पार्ट टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई की बात कर रही हूँ। तो आपको पढ़ाई ओरिएंटेड ही सोचना है। पीएचडी और रिसर्च का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। आप साथ में प्रिपरेशन करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मैं तो चाहती हूँ आपका एज सुन एज पॉसिबल सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो आपकी पढ़ाई तो चल ही रही है। आपको पीछे नहीं गिरना पड़ेगा। अगर आप पीछे गिरते हैं तो आपके पास कुछ होगा जो कि आपके फेलियर से टैकल करने में आपको हेल्प करेगा। आप डीमोटिवेटेड नहीं होंगे, आपको ये नहीं लगेगा अरे यार 3 से 4 साल मेरे ख़राब हो गए, अब मैं क्या करूं, मैंने तो सिर्फ इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी। वो वाला इशू आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप कोई ना कोई डिग्री कर रहे थे, हायर एजुकेशन कर रहे थे। और अगर आपको किसी को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को बताना हो तो आप कह सकते हैं हम तो एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, और साथ में अपनी प्रिपरेशन लगातार बनाए रखो और एकदम से झटके से सिलेक्शन लेके सबको चौंका दो। मैं तो चाह रही हूँ जल्दी से आपका ग्रेजुएशन के बाद ही हो जाए, लेकिन देखिए हमें कुछ नहीं पता होता है, हम सिर्फ अपने एंड से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि हम बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, क्या हमें मास्टर्स करनी चाहिए? मेरा आंसर होगा हाँ जी, आपको करनी चाहिए। अगर आप रेगुलर से नहीं करना चाहते हैं तो ओपन में ही आपको इनरोल करवा ले, ताकि आपकी मास्टर्स चलती रहे। एक साधन आपके पास हो पढ़ाई का, और पढ़ाई में भी सबसे सुप्रीम लेवल वाला हो, तो आप उसको रखिए। अब बात करते हैं मेरे प्लान बी की। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने बीकॉम किया था। बीकॉम के बाद मेरा पहले से ही क्लियर था कि मुझे मास्टर्स करनी है, तो मैंने मास्टर्स में अपने आप को इनरोल कराया और मैं सीजीएल की प्रिपरेशन में लग गई थी। मैथ्स की मैंने क्लासेस ली हुई हैं, 5 महीने की मेरी क्लासेस चली थी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे वो मैंने सेल्फ स्टडी से किए हैं, और क्लासेस के बाद भी मैंने यूट्यूब से मैथ को पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको चैप्टर स्पेसिफिक वीडियो में बता रखा है मैथ्स की। तो देखिए 2 साल के बाद क्या होता है, जब आप सेकेंड ईयर में आते हो मास्टर्स के, तो आप नेट क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मैंने सेकेंड ईयर में अपना नेट क्वालिफाई कर लिया था और मैं प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गई थी, और रिसर्च के लिए भी मैं एलिजिबल हो गई थी। उसी टाइम मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट आया था, जिसमें टीयर 1 मैंने क्वालिफाई कर लिया था, अच्छे नंबर आए थे। पर टीयर 2 मेरा नहीं हो पाया था। इंग्लिश मेरा बढ़िया था, मैथ्स में मुझे इशू आया, यानी कि मैथ्स मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। अब इसी दौरान मेरा एमकॉम कंप्लीट हो चुका है, और फिर मेरा सेकंड अटैम्प्ट आता है, जिसमें टीयर 1 मैंने फिर से क्वालिफाई किया और नंबर काफ़ी अच्छे आए। प्रिपरेशन मेरी काफ़ी अच्छी थी इस बार टीयर 2 के लिए, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी, अच्छे से मैथ्स को भी पढ़ा था। 15-15 12-12 घंटे की सिटिंग रहती थी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी। इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि मैंने अपने एंड से जो हो सकता था वो सब किया। लेकिन टीयर 2 वाले दिन सेम डे क्या होता है कि मुझे अपेंडिक्स का पेन हो जाता है, और वो इतना सीवियर पेन था कि मेरा एग्ज़ाम पूरा ही ख़राब हो जाता है। मेंस में कर ही नहीं पाती हूँ, और इससे मेरा सिलेक्शन यहाँ भी नहीं होता है। पर क्योंकि मैं कुछ कर रही थी, तो कम से कम ये था कि
फेलियर नहीं मान रही थी मैं खुद को कम्प्लीटली। इसके बाद मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे एचआरएम में रिसर्च करना है, तो मैंने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया था, सिनॉप्सिस भी दिए थे, शॉर्ट लिस्ट भी हो गई थी, पर लास्ट राउंड में रह गई। मीनवाइल एमकॉम के बाद मुझे ये क्लियर था कि मुझे बीएड भी करना है, तो मैंने बीएड में खुद को इनरोल करवा लिया था। और बीएड के जो फर्स्ट ईयर रहता है उसके बाद आप टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो मैंने टेट भी दिया था लेवल 3, जिसके बाद मैं लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो गई थी अपने ही स्टेट में। और बीएड में मेरे कोर सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ये दोनों सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये दोनों सब्जेक्ट लिए थे। सेकेंड ईयर में मैंने सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया था, दोनों लेवल, जो कि सेंट्रल अगर आप टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए होता है। 8वीं तक आपको पढ़ाना होता है, फर्स्ट जो लेवल रहता है वो 5th तक पढ़ाने के लिए होता है, सेकंड लेवल 8th तक पढ़ाने के लिए होता है, वो मैंने क्लियर कर लिया था। इसी के साथ मैं सिर्फ सीजीएल पे कन्फाइंड नहीं रही, मुझे पता था कि जल्दी से जल्दी मुझे जॉब लेनी है। इसके बाद क्या होगा, मैं अपना साथ में सीजीएल का करती रहूँगी, बस मुझे करना है, ट्राई करना है। तो मैं हर जगह ट्राई कर रही थी, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। कोरोना पीरियड आ गया था तो मैंने जीएस पे ध्यान दिया था, जीएस के नोट्स बनाए थे, और उन सभी नोट्स की पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखी है, तो उस काल में मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। मीनवाइल मैं DSSB, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, CHSL, CPO, CGL, LIC, DDA, जो एग्ज़ाम थे मैं सबके लिए प्रिपेयर कर रही थी और मैं तैयारी कर रही थी, दे रही थी। किसी का लेवल 1 क्लियर हो जाता था, लेवल 2 रह जाता था, फिर भी मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा और मैं हर चीज़ का एग्ज़ाम देती रही। DDA ASO मैंने दे रखा है, क्वालिफाई कर रखा, उसका मेंस अभी रहता है। और देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँगी कि जब आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको कमर कसनी चाहिए कि कोई आपको समझाने, मोटिवेट करने नहीं आएगा। गलती से भी अगर आप रो दिए तो लोग आपको पीछे खींचने ही आएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखना। CPO मेरा हो चुका था, लेकिन फ़िज़िकल जो था मुझे इंटरेस्ट नहीं था, प्लस मेरा इंक्लाइनेशन नहीं था CPO की तरफ, पर मैंने एग्ज़ाम CPO का भी दिया हुआ है, Tier 1 मेरा क्लियर हुआ है। इसके बाद बारी आती है थर्ड अटैम्प्ट की। अब मेरा Tier 1 हो गया और Tier 2 में मेरे को सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई। मतलब एग्ज़ाम वाले दिन ही मैं पूरी रात से बहुत परेशान थी, सुबह भी मेरे को बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। मेरा पूरा टाइम मैथ्स के पेपर में, पर मैंने पेपर दिया था, पूरा टाइम मैथ्स के पेपर में मुझे वॉमिटिंग में, वॉशरूम जाने में ही निकल गया। इंग्लिश का पेपर ठीक हुआ, उसमें दिमाग नहीं लगता है, पर मैथ्स में होता है। मेरा BP भी काफ़ी लो था, इस बार भी मेरा नहीं हुआ। तो देखिए, अब इसमें यहाँ होता है लक फैक्टर कि आप पूरी तैयारी करते हो, हर चीज़ कर रहे हो, स्टिल नहीं हो रहा है। इसी के बाद बीएड करते हुए मुझे पता चल गया, प्रीति इंटरेस्ट है तेरा एजुकेशन में, तो मैंने मास्टर्स में इनरोल कराया। इसी का मैंने नेट भी क्वालिफाई किया और फोर्थ अटैम्प्ट आता है जिसमें मेरा Tier 1, Tier 2 सब क्लियर हो जाता है, मुझे जॉब मिल जाती है, लेकिन ड्रीम जॉब नहीं मिलती है। और पेपर देते हुए मुझे क्लियर था कि AAO तो मैं बन ही जाऊँगी, क्योंकि लेवल 1 में मेरे पेपर नंबर अच्छे आए थे और ऑडिटर वाला एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा हुआ था, एवरेज से काफ़ी ऊपर मेरे नंबर आ रखे थे, पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं 4 नंबर से रह गई। तो यहाँ भी मैं अपनी ड्रीम जॉब नहीं ले पाई, पर अच्छा हुआ नहीं ले पाई, ताकि मैं और मेहनत कर पाई और फाइनली मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं हूँ। AO वाले बच्चों का शायद अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, इसमें काफ़ी इशू आया था, तो ये सीन अभी चल रहा है। इसके बाद आ जाता है जी हमारा 5th अटैम्प्ट। अब मेरी एजुकेशन की रिसर्च चल रही है। 5th अटैम्प्ट में मेरे को ड्रीम जॉब मिल जाती है, मैं ASO बन गई। मेरे को सेक्शन ऑफिसर ही चाहिए था, तो वो चीज़ मेरी क्लियर हो गई, फाइनली जो चाहिए था वो मिल गया। और अभी भी मेरी रिसर्च चल रही है और मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, हो सकता है आप में से कुछ कहें कि आपकी तैयारी वैसी नहीं रही होगी, तो वो आपका ओपिनियन है, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। पर जिस पे बीतती है वही समझता है कि इन सब चीज़ों में आपका ना धैर्य बहुत ज़रूरी है, और ऐसे मौक़ों पे आपका परिवार, आपकी फैमिली सब आपका साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ आप ही होते हो अपने साथ, या आप जिनको मानते हो आपके परमात्मा, वो आपके साथ होते हैं, जैसे मेरे साथ महादेव थे। अब बारी एक बात बताने की कि टीचिंग ही मेरा प्लान भी था, मुझे टीचिंग ही करना था, और टीचिंग भी नॉर्मल नहीं, मुझे हाईएस्ट लेवल पे करना था, यानी कि या तो मैं प्रोफेसर लेक्चरर ही बनूंगी। प्लस मैं चाहती थी कि कुछ नहीं पता है लाइफ का, तो मुझे एलिजिबल सभी के लिए होना, यानी कि ये पीक टाइम है पढ़ने का, मैं जिस जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकती हूँ मैं एलिजिबल हूँ। अभी मैं PRT के लिए भी एलिजिबल हूँ, 5th 8th तक पढ़ाने के लिए भी, लेक्चरर के लिए भी, प्रोफेसर के लिए भी, और कॉमर्स एजुकेशन दोनों में ही। साथ में मैंने NGO में भी काम किया था, 6 महीने मैंने वहाँ पढ़ाया था। दूसरे सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी कर रखे मैंने स्टूडेंट साइकोलॉजी में, क्योंकि एजुकेशन करते हुए मुझे इंटरेस्ट आ गया था पेडागॉजी और स्टूडेंट साइकोलॉजी में, तो साथ में मैंने वो सब चीज़ें भी की। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एजुकेशन मेरा प्राइम था कि मुझे पढ़ना है अच्छे से,
तो यहाँ क्या हुआ, जब जब मैं फ़ेल हुई तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरा पूरा ही साल ख़राब हो गया है, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी और मीनवाइल मैं अपने प्लान बी पे भी काम कर रही थी। 100% मैं अपने प्लान ए पर भी दे रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उस चीज़ से मैं हताश कभी नहीं हुई। मुझे पता था कि एक दिन हो जाएगा, मुझे करते रहना है। मैं करियर वाइज, एजुकेशन वाइज सब चीज़ों पे ध्यान दे रही थी, मैं कुछ ना कुछ कर रही थी, तो इसीलिए मुझे ताकत मिली उन सब फेलियर से टैकल करने के लिए। अब मैं आपसे कहूँगी, हाँ जी, लक मैटर करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन उनके लिए करता है जो हार्ड वर्क करते हैं। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, अपनी एंड से 100% दे रहे हैं और तब भी कुछ नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ लक है। अब देखिए, आपकी ट्रेन छूट जाए या मान लो कि कुछ हो जाए, सेम डे कुछ हो जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, ऐसा आपके एग्ज़ाम सेंटर वाले दिन आपका सिस्टम ख़राब हो जाए, तो वहाँ लक फैक्टर काम करता है। टाइपिंग में आपका कीबोर्ड ही पत्थर बन जाए, तो ये सब चीज़ें लक की होती हैं। बस ये सारी चीज़ ठीक रहे और मेहनत करने का मौका मिले। अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन वाइज, आप अर्ली जॉब वाइज, मैंने जो आपको बताया आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। अगर क्या किसी दिन आपका मन ना करे कि आप जिस जॉब में हैं उसमें, तो ये राइट एज है आपकी पढ़ाई करने की। जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ें, चाहे ओपन से पढ़ें या फिर आप स्वयं करके एक पोर्टल है, वहाँ पे भी आप आईआईटी जैसे बहुत से प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के साथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। इसी के साथ देखिए, जो मैंने आपको बताया, डिसेंट जॉब है, अच्छे से कमा सकते हैं, रिस्पेक्टफुल जॉब है, आप साथ में टाइम भी कर सकते हैं, मतलब टाइमली प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी मेन गोल की। और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ का अपना टाइम है, सबकी सक्सेस का टाइम है, आपकी सक्सेस का भी टाइम है। आप अपना 100% दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जितना जल्दी हो सके बस आप कोशिश करते रहिए। कोशिश हमें करनी है, अच्छे ईमानदार रहना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके अलावा जो होगा वो देखा जाएगा। बस बुरा मत सोचिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स सब मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। हर हर महादेव, अपना ध्यान रखें।